हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज हम आर टी एक्ट 2009। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्ड करने को। और आर टी एक्ट को हम बहुत भयंकर तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत भयंकर तरीके से पढ़ने का मतलब कैसा है, आंधी तूफान लेकर आने वाली है हम इसमें। देखो, आंधी तूफान कैसे लेकर आएंगे, हम इसको पढ़ेंगे दो लेवल में। आगे पेन सेलेक्ट नहीं करा अभी, चलो कर लेते हैं। इसे हम दो लेवल में पढ़ने वाले हैं। पहला लेवल सीटेड वालों के लिए और दूसरा लेवल जो है वो रीट यूपीटेट एंड डी ट्रिपल एसी वालों के लिए। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल लेवल पढ़ने वाले हैं इसका। इसके बाद फिर हम इसी का प्रो वर्जन पढ़ेंगे। मोबाइल आते हैं ना आपके, एक नॉर्मल वर्जन में आता है, फिर उसका एक प्रो वर्जन आता है। तो ऐसे ही आर टी एक्ट आया है आपके दो वर्जन में। एक नॉर्मल वर्जन जो कि सीटेट यूपीटेट एमपीटेट जो हर एग्जाम के लिए चलेगा, और एक प्रो वर्जन जो कि आपका मेनली जो आप डीप में ही पढ़ना है, जिसमें हम पूरी की पूरी 38 की 38 धाराओं को पढ़ेंगे। 7 भाग हैं, 7 के भागों को पढ़ेंगे। जो अनुसूची दी गई है उस अनुसूची को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे प्रो लेवल पर, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रो लेवल पर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगा तो प्रो लेवल कैसे समझ में आएगा। क्लियर, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल लेवल से। आर टी ई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ, यानी प्रभाव में कब आया? 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी है। यानी आर टी एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। ये एक गैर प्रवेशित बच्चे के लिए एक आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेड वीटेड हर एग्जाम में आया हुआ है कि इट मेक्स प्रोविजन ऑफ अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अप्रोप्रिएट क्लास मतलब एक बच्चा 8 साल का बच्चा है, 8 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 8 लिखेंगे। एक 8 साल का बच्चा है, अब क्लास में जाना चाहिए, बच्चा क्लास में एडमिशन लेने गया। अब उसे किस क्लास में रखोगे? एज के अकॉर्डिंग 6th क्लास का बच्चा 1st क्लास में होना चाहिए, 7th क्लास का बच्चा 2nd क्लास में होना चाहिए, तो 8th क्लास के बच्चे को आप डायरेक्ट 3rd क्लास में पहुंचाओगे। ठीक है, उसे ए बी सी डी आता हो नहीं आता कोई कुछ नहीं देखना, आपको देखना है बच्चा 8 साल का 3rd क्लास में इसका एडमिशन कराओ। अब भाई 3rd क्लास में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन अब इसको आता तो कुछ नहीं है। अब ये 3rd क्लास के बच्चों के साथ कैसे घुल मिल पाएगा? तो ये जिम्मेदारी है टीचर की। ये जिम्मेदारी टीचर की है कि वह बच्चे को अगल से ट्रेनिंग दे, उसको मार्गदर्शन दे, ताकि वह 3rd क्लास के बच्चे के लेवल का कवर कर सके। आई बात समझ में? तो बच्चों को हम किसके हिसाब से रखेंगे? बच्चों को हम उसकी एज के अकॉर्डिंग क्लास में रखेंगे, ना कि उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि करने का काम हो गया टीचर का। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए, इसलिए मैंने सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ही रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कुछ चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगा रखा है कि ये काम आपको नहीं करना। किसे नहीं करना भाई? पढ़ाता कौन है? टीचर। टीचर नहीं पढ़ाता, मतलब टीचर ही पढ़ाता है ना। तो टीचर को कुछ काम नहीं करना। क्या काम नहीं करना? पहली बात तो बच्चे की कुटाई नहीं करना, और दूसरा पिटाई भी नहीं करना। तो मानसिक दंड और मानसिक प्रताड़ना दोनों ही टीचर को नहीं करना है। बच्चे के प्रवेश के लिए साक्षरता या परीक्षण प्रक्रिया नहीं लेना। बच्चे को एडमिशन देने के लिए आपको किसी तरह का इंटरव्यू नहीं लेना है, ना तो पेरेंट्स का लेना है और ना ही बच्चे का लेना है। क्लियर है बात? ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नहीं तो आप बोलो सर हम कॉलेज में जा रहे हैं, हमारा एडमिशन, हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? भाई तुम लोगों का लेंगे ही वो। ये सिर्फ बच्चों के लिए 6 से 14 साल के। प्रवेश शुल्क नहीं लोगे आप, बच्चे से कोई एडमिशन फीस नहीं लोगे। शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वह निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। अगर पढ़ाता है तो वह दंड का भागीदारी होगा। बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन, बिना मान्यता के आप स्कूल का संचालन नहीं कर सकते। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं यानी कि निजी संस्थान हैं, बिना मान्यता के वह अपनी संस्थान संचालित नहीं कर सकते। और कोई स्कूल इस तरह का संचालन करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, और वह हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पनिशमेंट नहीं दोगे आप, इंटरव्यू नहीं लोगे बच्चे का, बच्चे से एडमिशन फीस नहीं लोगे, टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, और बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर यहाँ से बहुत ही आया है, आपने नहीं देखा होगा यार। शिक्षकों की संख्या, कि शिक्षकों की संख्या किस लेवल के रखना है। 1ली से 5वीं तक यानी कि 1st to 5th क्लास तक टीचर्स कितने, बच्चे कितने, ये देख लेते हैं। 0 से 60 बच्चे, यानी कि जब 60 बच्चे तक अगर उसमें एडमिट है तो वहाँ पर टीचर्स रखोगे आप 2। 61 से 90 तक कितने टीचर्स? 3 टीचर। 91 to 120 तक 4 टीचर। 121 से 200 तक 5 टीचर। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ही बच्चों की संख्या 150 से ऊपर हो जाएगी तो 5 टीचर रखेंगे, और साथ में एक हेड टीचर भी रहेगा। 5 टीचर तो वो रहेंगे, साथ में एक हेड टीचर अलग से रखा जाएगा। और 200 बच्चे होने पर या 200 से ऊपर होने पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट
एंड टीचर का जो रेशो है वो 40:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 बच्चों पर एक टीचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कि 45 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए और टीचर एक ही है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। आगे बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? तो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए बिल्डिंग, बढ़िया बेहतरीन 5 स्टार होटल की तरह। तो 5 स्टार होटल की तरह भले ही ना हो, लेकिन इतना तो हो कि हर एक शिक्षक के लिए एक कमरा, एक कम से कम एक कक्षा हो जिसमें वे अपनी क्लास को चला सके, और एक प्रधान शिक्षक का कमरा अलग से हो। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हो। अब इस बात का भी तो ध्यान रखना ही चाहिए। एक किचन होना चाहिए जहाँ पर मिड डे मील बनाया जाता हो। एक खेल का मैदान होना चाहिए जहाँ बच्चे खेल सकें, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ क्या पता किस तरह के लोग सोच रखते हैं कि ये जो पॉइंट है सेपरेट टॉयलेट्स वाली, शुद्ध पेयजल वाली, इसे आरटी एक्ट में लिखना पड़ा, तब जाकर स्कूलों में सेपरेट टॉयलेट्स बने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई। नहीं तो व्यवस्था ही नहीं थी। स्कूलों में गए डायरेक्ट टीचर्स के लिए उतना थोड़ा बहुत एक आध मटका रखा होता था बस। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स का ही अरेंजमेंट नहीं था। मतलब इतना तो एक ह्यूमन होने के नाते ही हमें सोचना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ तो टॉयलेट बनवाने के लिए भी गवर्नमेंट को कैंपेन चलाना पड़ता है कि यार टॉयलेट बनवाओ। ठीक है, जैसा भी है चल रहा है काम। अब वो कार्य दिवसों की संख्याओं की बात कर लेते हैं कि यार कार्य दिवस कैसा होना चाहिए, वर्किंग डे कितने होना चाहिए। तो 200 दिनों का काम, 200 दिन तक स्कूल लगेगा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक कार्य दिवसों की संख्या 200 दिन रहेगी। ये मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। और 6 to 8 के लिए ये 220 दिन का रहेगा। क्लियर है बात? यानी कि जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं उनके लिए 200 दिन, और जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं उनके लिए 220 दिन। निर्देशात्मक घंटे, इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने रहेंगे? तो वही बात हो गई कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए 800 घंटे पर अकेडमिक ईयर, और 6 to 8 के लिए 1000 घंटे पर अकेडमिक ईयर। ये डाटा याद रखना, एज इट इज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं। और पर वीक की हम बात करें, प्रति सप्ताह टीचर 45 घंटे का टाइम देगा। इसमें उसकी जो तैयारी का टाइम रहेगा, पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहेगा, अटेंडेंस लेगा, बच्चों की पत्र वगैरह भरेगा, वो भी इसमें शामिल रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो निर्देशनात्मक घंटे 800, 1000, 45 घंटे पर सप्ताह, 1000 घंटे अकेडमिक ईयर 6 to 8, 800 घंटे शैक्षणिक सत्र किसके लिए? फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी रखोगे आप, और आप खेल की सामग्री की व्यवस्था करोगे, तो आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा थोड़ा सा प्रो लेवल, यानी कि अब हम आ गए हैं एडवांस लेवल की तरफ। अब ये एडवांस लेवल सीटेड वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सीटेड के अलावा आप किसी भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSS भी, KVS किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आरटी एक्ट 2009 में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ठीक है, सूची सूची आएगा, ये अनुसूची लिखा गया, अनुसूची है। तो 7 चैप्टर्स हैं, 28 इसमें धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, और एक अनुसूची है। अब हम बात कर लें कि इसके बारे में केस किस तरह से है। बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जो कि सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें दी गई है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब क्या? इसमें जो धारा 1 है, इसके धारा 1 में नाम और विस्तार के बारे में बताया गया। नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। और इसका विस्तार कहाँ तक होगा? समस्त भारत में इसका विस्तार होगा, यानी समस्त भारत में ये लागू होगा। किस किस जगह को छोड़कर? धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा हर एक प्राइवेट हो या निजी हो, या प्राइवेट निजी सहकारी हो, सब पर यह लागू होगा। 5 अगस्त 2019 से यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाम हो गया निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पूरे भारत में लागू होगा। धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। अब इसमें आती है धारा 2। धारा 2 को शब्दावलियों के बारे में बात करेगी। इसमें बालक, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, प्रारंभिक शिक्षा, अनुवीक्षण, सुविधाग्रस्त बालक, दुर्बल वर्ग और विहित स्कूल, इन सब की डेफिनेशन दी गई है कि ये चीज़ें हैं क्या, समुचित सरकार क्या है, स्थानीय प्राधिकरण क्या है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो इनकी डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि धारा 2 में किस किस की शब्दावली को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे बनकर आता है कि आरटी एक्ट 2009 के नाम, विस्तार व शब्दावली किस अध्याय से रिलेटेड है? तो आप बोलोगे पहले अध्याय से रिलेटेड है, जिसका नाम है प्रस्तावना। क्लियर?
आगे आएगा अध्याय 2। अध्याय 2 में बात करते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 का शीर्षक क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें हमारी धारा 3 आएगी, धारा 4 आएगी और धारा 5 आएगी। धारा 1 और 2 किस में थी? अध्याय 1 में थी। अध्याय 2 में धारा 3, 4 और 5 आ जाएगी। ठीक है। अब धारा 3 क्या बोलती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। हर एक बच्चे का अधिकार है कि जो 6 से 14 वर्ष का है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 4 बोलता है कि बच्चों को उसकी आयु के अनुसार कक्षा कक्ष में स्थान दिया जाएगा। और धारा 5 ये बोलता है कि अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। अगर बच्चा अपना स्कूल चेंज करना चाहता है, उसे किसी कारणवश एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है, तो वह उस दूसरे स्कूल में जा सकता है। 7 दिनों के अंदर उसे टीसी प्रदान कर दी जाएगी, उसे मना नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो धारा 3 निःशुल्क शिक्षा, धारा 4 आयु के अनुसार एडमिशन और धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। अब आते हैं धारा 6 में। धारा 6 से पहले हम आएंगे अध्याय 3। अध्याय 3 बोलता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 में क्या शामिल है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता, इन तीनों के कर्तव्य क्या हैं? क्या कर्तव्य हैं? इसमें धारा 6 आ जाती है। धारा 6 बोलेगी कि समुचित सरकार स्थान, समय व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। भाई किस स्थान पर होना है, किस समय होना है और किस सिचुएशन में होना है, इसका डिसाइड कौन करेगी? पूरी सरकार करेगी। और ये भी ध्यान रखेगी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल रहेंगे उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। 6 से 8 तक के जो स्कूल हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। और कुछ राज्यों ने इसे 3 किलोमीटर भी कर रखा है। किसी ने 2 किलोमीटर, किसी ने 3 किलोमीटर रखा है। यानी 1 से 5 तक का स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 6 से 8 तक का स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। धारा 7 आएगी इसमें, अधिनियम को लागू करने में होने वाली वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। संयुक्त रूप से किए जाने का मतलब है जो भी खर्चा होगा उसे आपकी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर उठाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस खर्चे को उठाएगी। ठीक है। इसके बारे में जो अभी वर्तमान में जो इनका रेशो है वो 50-50 का चल रहा है। कहीं कहीं आपको इनका रेशो 55 एंड 45 का दिख सकता है, बट 50-50 का है। NIOS वाली जो बुक है ऑफिशियल, उनमें 50-50 लिखा हुआ है, 45 एंड 55। ठीक है, 50-50 का रेशो। अच्छा, नीचे के आपको मेरी वजह से दिख नहीं रहोगे शायद, मैं थोड़ा साइड में ही हो जाता हूँ, हट जाता हूँ मैं ना। समुचित सरकार के दायित्व, सरकार के क्या क्या दायित्व हैं वो सब कुछ इसमें है धारा 8 में। धारा 9 स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य, विद्यालय व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, समस्त सुविधा व्यवस्था करना, ये सब काम धारा 9 में अंदर आ जाते हैं। स्थानीय प्राधिकारी हैं, उनका कर्तव्य है कि विद्यालय व्यवस्था पर ध्यान दें, वो पर्यवेक्षण पर ध्यान दें यानी निरीक्षण करते रहें, समस्त सुविधाओं का नियंत्रण करके रखें। धारा 3 से रिलेटेड है ये। आगे बात करेंगे, इसमें धारा 10 आएगी। धारा 10 बोलेगी माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बालक को स्कूल की शिक्षा दिलवाएं। धारा 10। धारा 11 विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आंगनबाड़ी है वो कौन सी धारा से रिलेटेड है? वो RT एक्ट की धारा 11 से रिलेटेड है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 11 में बोला गया, अध्याय 3 से रिलेटेड है। इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है कि कौन सा काम किस धारा से और किस अध्याय से रिलेटेड है। अध्याय 4, अध्याय 4 बात करेगा विद्यालय व शिक्षक के दायित्व के बारे में कि विद्यालय व शिक्षक के क्या दायित्व हैं। और ये जो धारा है अध्याय 4 है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम धारा 22 की बात करेंगे। धारा 22 क्या बोला कि सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा की कुल 25% सीटों पर सुविधा वंचित बच्चों को प्रवेश व्यवस्था करेंगे। कि जितने भी निजी संस्थान हैं उनको 25% सीटें खाली रखना पड़ेगा। किनके लिए? सुविधा वंचित विद्यार्थियों के लिए। आपने सुना होगा ना, RTE के तहत जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बच्चे हैं, जो सुविधा वंचित बच्चे हैं, उनको फ्री एडमिशन दिया जाएगा। बस उन्हें बुक्स एंड ड्रेस वगैरह ये सब खरीदना पड़ेगा, यूनिफॉर्म। धारा 13, धारा 13 क्या बोलती है? अनुवीक्षण प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा, प्रवेश शुल्क, माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बच्चे का जब आप एडमिशन लोगे तो एडमिशन के टाइम पे ना तो आप बच्चे से किसी तरह की फीस लोगे, ना ही किसी तरह का एग्जाम लोगे, ना ही माता पिता का इंटरव्यू लोगे। धारा 14, धारा 14 क्या बोलती है?
कि प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि से मुक्ति। बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है तो आप उससे ना तो आयु का प्रमाण पत्र मांगोगे कि आप कितने साल होगा इसका आप प्रूफ ला के दो, ना ही उससे उसकी जाति का प्रमाण पत्र मांगोगे। धारा 15, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। बच्चा आपके स्कूल में कभी भी एडमिशन लेने आए, आप उससे प्रवेश से मना नहीं कर सकते, आपको उसी कंडीशन में उसका एडमिशन देना होगा। धारा 16, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, कि बच्चे को 8th क्लास तक आप फेल नहीं करोगे, बच्चे को आप पास करते जाओगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण ना होने तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। और ये जो है ये सरकार ने किस पर छोड़ा, राज्य सरकार पर छोड़ा है। अगर राज्य सरकार चाहे तो 5th एंड 8th क्लास को बोर्ड क्लास रख भी सकती है, और अगर वो आरटी एक्ट के साथ जाना चाहे तो आरटी एक्ट के साथ भी जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर रखा है, 5th और 8th क्लास को बोर्ड नहीं कर रखा है। धारा 17 यानी कि नो खतरा, तो बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, बालक को किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 18, बिना मान्यता के आप स्कूल नहीं चला सकते। धारा 19, विद्यालय के कुछ मानक हैं जिनको आपको पूरा करना होगा, जैसे कि वहाँ का भवन कैसा होगा, खेल कैसे होंगे, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, चार दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, चारों तरफ स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री भी होना चाहिए ताकि बच्चा सुरक्षित वहाँ पर महसूस करे। धारा 20, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकेगी तथा नए मानक नियम बना सकेगी। अब भाई जो विद्यालय के मानक है ना, तो केंद्र सरकार पहले एक सूचना देकर किसी भी मानक में परिवर्तन कर सकती है कि यार पहले तो हमने बोला था विद्यालय ऐसा होना चाहिए लेकिन अब विद्यालय ऐसा होगा, ठीक है। तो और स्कूलों का दायित्व है कि वे लगभग 3 साल के अंदर उन मानकों को कंप्लीट कर लें। धारा 21 बात करेगी स्कूल प्रबंधन समिति SMC के बारे में। एंड धारा 22 में विद्यालय विकास की योजना बनाएगी SMC 3 साल की योजना बनाती है और हर एक साल की एक उप योजना भी बनाती है कि आपको एक एक साल करके इनको कंप्लीट करना है। और विद्यालय सत्र से पहले ही ये अपनी योजना प्रस्तुत कर देगी, अपनी जो भी इनका प्लान होगा वो प्रस्तुत कर देगी। आपको बस इतना याद रखना कि विद्यालय प्रबंधन समिति किस धारा से रिलेटेड है, धारा 21 से रिलेटेड है। विद्यालय विकास योजना धारा 22 से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ेंगे धारा 23 की तरफ। धारा 23 बोलेगी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख, वेतन व सेवा का उल्लेख। तो धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता की क्या योग्यता होना चाहिए, उसका वेतन क्या होगा, उसकी सेवा का उल्लेख होता है। आगे धारा 24 में शिक्षक के कुछ दायित्व दिए गए हैं, तो इन दायित्वों को पढ़ लेते हैं क्या क्या दायित्व हैं। पहला तो स्कूल में नियमित आना, टीचर रोज स्कूल आएगा, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करेगा, पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय करना। भाई आपकी स्टडी का लेवल क्या रखोगे, स्पीड क्या रखोगे, आप प्लानिंग किस तरीके करोगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये बालक पर डिपेंड करेगा। आपको बालक के हिसाब से सब कुछ तय करना है। अभिभावक के साथ संवाद करना, आपको PTM करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, ये भी टीचर का काम है। तो टीचर के 5 मुख्य काम हो जाते हैं। नियमित विद्यालय आना, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, पढ़ाने का स्तर बच्चे के हिसाब से रखना, अभिभावक के साथ संवाद करना यानी कि उनको बच्चे की प्रगति के बारे में अवगत कराते रहना, और प्रत्येक बालक का रिकॉर्ड करना। धारा 25 में छात्र और शिक्षक का अनुपात है, जिसे हम अनुसूची 1 में डिटेल से में पढ़ेंगे। एंड धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। अगर मान लो किसी विद्यालय में 10 शिक्षकों की जरूरत है तो वहां पर एटलीस्ट 9 टीचर तो होना ही होना है। 10% निकालोगे तो इसका एक आएगा, मतलब एक हटा दो, 9 टीचर तो कम से कम वहां पे होना ही है। यहाँ पर अगर 8 टीचर है तो वो एक जो पद है उस पद को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश की जाएगी, चाहे आप एडहॉक पर टीचर रखो, किसी भी तरह से रखो, ठीक है। धारा 27, ये इंपॉर्टेंट धारा है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कि अब शिक्षक ना तो पोलियो की दवाई पिलाने जाएगा, ना ही किसी और काम करने जाएगा। शिक्षक जनगणना के लिए जा सकता है, चुनाव कार्य में लगा सकते हैं उसे, और आपदा कार्य में लगा सकते हैं। उन 3 कामों के अलावा और किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28, प्राइवेट शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध करती है। टीचर्स किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 4, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी में लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनकर आते हैं। चैप्टर 5,
चैप्टर 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में बात की गई। इसमें धारा 29 आती है जो बोलती है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जो हमारी एनसीईआरटी है वो पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि जब तक बच्चा 8th क्लास पास नहीं कर लेता तब तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसके बेस पर आगे अन्य स्कूलों में एडमिशन ले सकेगा। ठीक, फिर आता है अध्याय 6, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 बात करेगा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धारा 31 बोलता है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, कि भाई शिक्षा का जो अधिकार है वो बालक को सही तरीके से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। धारा 32, शिकायतों को दूर करना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। यदि किसी बच्चे के अधिकार का हनन होता है तो वह बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील दायर कर सकता है। धारा 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। और धारा 34, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 33 है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और 34 है राज्य सलाहकार परिषद का गठन। तो ये केंद्र लेवल पर रहेगा और ये आपका स्टेट लेवल पर रहेगा। धारा अध्याय 7 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो तो ठीक ही रहेगा, क्या पता कब कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ जाए। धारा 35, समुचित सरकार समयानुसार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। धारा 36, अभियोजना के पूर्व मंजूरी। धारा 13, 18, 19 के लिए दंडनीय अपराध के हेतु अभियोजन हेतु स्वीकृति का प्रावधान, कि अगर इन धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसे किस तरह का दंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान धारा 36 में है। धारा 37, सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई मतलब यदि आप शांतिपूर्ण किसी तरह की अपील दायर करते हो, शिकायत करते हो, तो उस पर अमल किया जाएगा, उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 38 है, यहाँ पर 38 लिख लेना, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, कि समुचित सरकार नियम बना सकती है, ये है आपका धारा 38 में। तो ये हुई हमारी पूरी 38 धाराएं हैं और हमारे 7 चैप्टर्स। अब एक अनुसूची बचती है, उस अनुसूची के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुसूची में अगेंस्ट शिक्षकों की संख्या, इसके बारे में हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, शिक्षकों की संख्या कैसी कैसी हमें रखना है। आगे हम बात करें 6ठी से 8वीं तक। 6ठी से 8वीं तक टीचर किस प्रकार होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, कम से कम एक शिक्षक इस प्रकार होगा। किस प्रकार? गणित और विज्ञान के लिए एक अलग शिक्षक होगा, सामाजिक अध्ययन के लिए अलग शिक्षक होगा और भाषा के लिए अलग शिक्षक होगा। क्लियर? मैथ साइंस के लिए अलग टीचर लो, आप सोशल स्टडीज़ के लिए अलग लो और लैंग्वेज के लिए अलग। प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है, जहां पर बच्चे कितने हैं 100 से ज़्यादा हैं, वहां पर क्या हो, वहां पर पूर्णकालीन एक अध्यापक होना चाहिए, एक प्रधान अध्यापक यानी कि हेड टीचर होना चाहिए, और अंशकालीन शिक्षण के लिए एक कला शिक्षा, बच्चों को आर्ट एजुकेशन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा देने के लिए एक टीचर होना चाहिए। आई बात समझ में? कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए भी एक टीचर वहां पर होना चाहिए। भवन कैसा हो? भवन ऐसा हो जो सभी मौसम में काम कर सके, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में जो चल सके। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय से भंडार प्रावधान अध्यापक कक्ष होना चाहिए। भंडार मतलब कि कार्यालय से भंडार, एक आपका कार्यालय हो गया ऑफिस और उसके साथ जो स्टोर रूम है वो हो गया, और एक प्रधान अध्यापक कक्ष हो गया, हर टीचर के लिए कक्ष हो गया। बाधा मुक्त पहुंच, वहां पर जाने के लिए किसी तरह की नदी नाले खाई पर्वत पहाड़ नहीं पार करना पड़े, सीधा सीधा वहां पर जाया जा सके। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए जहाँ दोपहर में भोजन पकाया जा सके, मिड डे मील वाला, खेल का मैदान हो, सीमा या दीवार होना चाहिए, बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस तरह का आपको भवन वहां पे अरेंज करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों और घंटों की संख्या 1st to 5th तक 200 वर्किंग डेज, 6 to 8 तक 220 वर्किंग डेज, इंस्ट्रक्शनल आवर्स 800 घंटे और 1000 घंटे, जिसकी बात हम पूर्व में ही कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो 45 घंटे कार्य भी करेगा प्रति सप्ताह, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, जिसमें शिक्षक तैयारी करता है। अध्यापन शिक्षण उपस्कर मतलब कि जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री होती हैं वे प्रत्येक कक्षा के लिए जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। आ जाता है पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी हो जिसमें पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिका ये सभी शामिल होना चाहिए। खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी,
उसके अनुसार, कक्षा के अनुसार, और जो खेल है उस खेल के अनुसार। तो ये था हमारा आरटी एक्ट 2009, जिसके बारे में हमने डिटेल में पूरा डिस्कस कर रखा है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम आरटी एक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कहीं भी अगर डाउट रह गया हो तो आप अपने डाउट टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।